हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट एसटीडी क्लासेस। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? स्तूप, चैत्य, विहार या मठ? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, चैत्य। तो उन स्तंभदार भवनों को चैत्य कहते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, चैत्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? नंबर 1 बौद्ध धर्म, नंबर 2 जैन धर्म, नंबर 3 सिख धर्म और नंबर 4 है हिंदू धर्म। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 बुद्ध धर्म। तो इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म जो है वो बौद्ध धर्म है। तो इसके ऑप्शन इसका नंबर 1 सही होगा, बुद्ध धर्म। चलते हैं अगले ऑप्शन पर, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बृहदेशी जो कि एक प्राचीन लेख है, उसमें उपस्थित कौन सी संगीतात्मक संरचना को लोक और शास्त्रीय संगीत में वर्गीकृत किया गया है? नंबर 1 वक्र, राग, स्वरस या ठाटस? कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 राग। तो बृहदेशी जो कि एक प्राचीन लेख है, उसमें उपस्थित राग जो है वो संगीतात्मक संरचना को लोक और शास्त्रीय संगीत में वर्गीकृत किया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, राग। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राकृत पाठ, पाली भाषा में, संस्कृत पाठ या चित्रलेखीय पाठ? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 पाली भाषा में। तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना जो है पाली भाषा में की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, पाली भाषा में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर और पोरस ने लड़ाई कब लड़ी थी? झेलम, पानीपत में, राबी या तराइन में? कहाँ लड़ाई लड़ी थी बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 झेलम। तो अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी झेलम नदी के किनारे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, झेलम नदी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? नंबर 1 है सेकुलस, निकेटर, मिनांडर, रुद्रदमन, कनिष्क? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 सेल्यूकस निकेटर। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग सेकुलस निकेटर के अधीन चला गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सेकुलस निकेटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में देवसान हुआ है, किस विधा से जुड़े हुए थे? नंबर 1 बांसुरी, नंबर 2 तबला, नंबर 3 कथक, नंबर 4 भारतनाट्यम? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 तबला। तो पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में देवसान हुआ है वो तबला विधा से जुड़े हुए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, तबला। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? नंबर 1 मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड या केरल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 केरल। तो कलारीपट्टू जो है केरल राज्य का मार्शल आर्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा केरल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा उपहार शहर दिया गया था? रावलपिंडी, नैनीताल, हस्तिनापुर या गुड़गांव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 गुड़गांव। तो पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में गुड़गांव को दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा गुड़गांव। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक कौन सी सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है? नंबर 1 है और निरंकुश, लोकतांत्रिक, राजतंत्रवादी या अधिकारवादी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 लोकतांत्रिक। तो एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा लोकतांत्रिक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? नंबर 1 निरंकुश, लोकतांत्रिक, मार्शल लॉ या कुलीन तांत्रिक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा लोकतांत्रिक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, एक प्रांतीय स्तर पर दूसरी केंद्रीय स्तर पर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। संघवाद, कुलीन तंत्र या सामंतवाद या लोकतंत्र। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 संघवाद। तो संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, एक प्रांतीय स्तर पर और दूसरी केंद्रीय स्तर पर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा संघवाद। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मार निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? नंबर 1 बौद्ध, सिख, जैन या पारसी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 जैन। तो माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मार निम्नलिखित में से जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा जैन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? नंबर 1 निर्देशक सिद्धांत, नंबर 2 प्रस्तावना, नंबर 3 है संघ सूची, नंबर 4 है राज सूची। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 प्रस्तावना। तो इसमें से प्रस्तावना भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? नंबर 1 राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय या सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 ये सभी विकल्प। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो सभी रूप में स्वीकारा गया है, राजनीतिक न्याय के रूप में भी, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, सभी के रूप में स्वीकारा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सभी विकल्प सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? नंबर 1 वायु, बादलों, गुरुत्वाकर्षण शक्ति या पृथ्वी के घूर्णन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 गुरुत्वाकर्षण शक्ति के नाते।
तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के नाते है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आतपन की राशि निर्भर करता है। नंबर 1 वहाँ के मौसम पर, उस स्थान के देशांतर रेखा पर, उसके अक्षांश पर, या उस स्थान की ऊंचाई पर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 उसके अक्षांश पर। तो पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आपतन की राशि निर्भर करता है उसके अक्षांश पर, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। नंबर 1 बेसाल्ट, लावा, लोकोलिथ या मैग्मा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 मैग्मा। तो पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को मैग्मा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, मैग्मा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है। नंबर 1 नागालैंड, असम, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है। नागालैंड, असम, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 त्रिपुरा। तो त्रिपुरा राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, त्रिपुरा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। नंबर 1 हिमालय, पश्चिमी घाट, विंध्य या सतपुड़ा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 विंध्य। तो उत्तर और दक्षिण भारत को विंध्य पर्वत श्रृंखला पृथक करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, विंध्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप या सीवी रमन द्वीप। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 अब्दुल कलाम द्वीप। तो व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अब्दुल कलाम द्वीप। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं। तल चिन्ह, समोच्च रेखा, प्रपत्र लाइन या हेचूर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 हेच्यूर। तो हेच्यूर जो है वो नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाओं को दर्शाती है, तो उसे हेच्यूर कहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समांतर अक्षांश, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को जोड़ने वाली रेखा। नंबर 4 है पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाली रेखा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गंगोत्री क्या है। आंध्र प्रदेश में नदी घाटी। नंबर 2 है अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन, गंगा नदी का दूसरा स्रोत या भारतीय समुद्र में स्थित द्वीप। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है। नंबर 1 गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।